देश में सोयाबीन इंडस्ट्री के संगठन सोपा ने इस साल सोयाबीन के उत्पादन में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया है। सोपा के मुताबिक इस साल देश का उत्पादन घटकर 105 लाख टन आ सकता है। पिछले साल देश में 125 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन हुआ था। इस साल सोयाबीन की खेती कम रही है और मौसम की मार की वजह से ये उत्पादन घटने का अनुमान है। सर, किन राज्यों में फसल को ज़्यादा नुकसान हुआ है? मानसून लंबे समय तक टिकने का और भारी बारिश का असर बढ़ रहा है, वो जो हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं बोनस पॉइंट में। दो राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा असर दिख रहा है, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में इस तरीके की खबरें हैं। यहाँ वर्धा और मध्य महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में किसानों ने फसलें जलानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि सोयाबीन में ज़्यादा पानी भरने के बाद फिर ये फसल किसी काम की नहीं रहती। मध्य प्रदेश के भी तमाम हिस्सों में सोयाबीन की उपज खराब होने का असर है की खबरें हैं। और अब ये सीधे सीधे भारत के बाजार में खाद्य तेल की आपूर्ति को प्रभावित करेंगे। और ये जो आंकड़े सोपा के आए, ये काफ़ी बड़ी कमी है। करीब करीब 20 लाख टन के आसपास का उत्पादन में कमी दिखाई दे रही है, जो सोपा बता रहा है। ये शायद हाल फिलहाल के वर्षों में इतनी बड़ी गिरावट पहली बार देखी गई है। सर, दूसरा सवाल फिर ये खाद्य तेलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है उस बाजार के लिए? 20 लाख टन अगर आप सोयाबीन के उत्पादन में कमी मान लिया जाए, तो भारत के मौजूदा इंपोर्ट बिल में या खाद्य तेल की आपूर्ति में 3 से 4% के आयात में करीब करीब बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि भारत को अब अपने आयात की तैयारियां अभी से शुरू करनी होंगी। सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट के बाद भारत के लिए खाद्य तेल के नए स्रोत तलाशने होंगे, और इसका असर हमें थोड़े समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम की कीमतों में, सोयाबीन की कीमतों में दिखाई दे सकता है। भारत के लिए इस परिस्थिति में जो अक्टूबर नवंबर के बाद खाद्य तेलों की महंगाई आती है, उसे रोकने की तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेंगी। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले के बाद तमिलनाडु में दवाओं की टेस्टिंग को लेकर कैग की एक पुरानी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि तमिलनाडु में दवाओं की जांच में गंभीर लापरवाही पकड़ी गई है। ये रिपोर्ट दिसंबर 2024 में सार्वजनिक हुई थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दवाओं की टेस्टिंग के लिए जितने सैंपल उठाने थे, टेस्ट करने का लक्ष्य था, वो भी पूरा नहीं हुआ। सर, कैग की रिपोर्ट ने जो बताया, हमने भी कल लगभग यही इशारा किया था। समस्या का समाधान क्या है फिर? देखिए, कल हम लोगों ने विस्तार से इस पर बात की थी कि भारत के पूरे दवा रेगुलेशन में गंभीर खामियां हैं, और लगभग वही बात अब कैग की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई। वही चीज़ें, पहली चीज़ ये कि दवा कंपनियों की संख्या ज़्यादा है, उनसे निकलने वाले उत्पादों की ट्रेसिंग की, मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर्स की संख्या बेहद कम है, और इसके अलावा जो छोटी इकाइयाँ हैं जो इस तरीके की खामियों में, गलतियों में मिलावट करती पाई जाती हैं, उनके पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती। 3-4 बड़े सुधार सरकार को तत्काल करने होंगे, इसलिए नहीं क्योंकि भारत को दवाओं का निर्यात करना है, बल्कि भारत के बाजार के भीतर जहरीली दवाएं ना बने, नकली दवाएं ना बने, इसे रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यह है कि जो फील्ड बैच हैं उन्हें पब्लिक डोमेन में डाला जाए और उसकी रेगुलर जांच हो। बार कोडिंग के साथ पूरी दवाओं की ट्रैकिंग हो, और भारत में जो इकाइयां WHO के मानकों पर काम नहीं कर रही हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से उन दायरों के तहत लाया जाए। और पूरा जो दवा के नियंत्रण का, मॉनिटरिंग का ढांचा है, उसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थितियां काफ़ी ऊपर हो गई। अगर आप कहें पानी नाक से ऊपर चला गया, पूरी दुनिया में ये भारत की छवि पर को जो ठेस पहुंची, या फार्मा सेक्टर की जो छवि को ठेस पहुंची, वो पिछले साल की घटना थी। आज हमने चूंकि इसे नहीं रोका, तो पहले गाम्बिया और कजाकिस्तान में भारत की कफ सिरप पीकर लोग मरे, और अब भारत में भी बच्चे मर रहे हैं। तो ये पूरा रेगुलेशन बदलने की ज़रूरत है, और हमें लगता है इसमें सरकार को बाकी चीज़ें छोड़कर पहली वरीयता पर इस पर काम करना पड़ेगा।